नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। और जिन मित्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में सूचना है टीजीटी पीजीटी 2020 विज्ञापन की। लिखा है कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पीजीटी टीजीटी भर्ती 2020 को लेकर के करीब 3 माह से इंतजार कर रहे प्रतियोगियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। तदर्थ शिक्षकों को विशेष महत्व दिए जाने में भी उनकी चिंता बढ़ा दी है। और चयन बोर्ड ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में 15,508 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 29 अक्टूबर 2020 को जारी किया था, लेकिन एक माह बाद 18 नवंबर को वह विज्ञापन रद्द कर दिया गया। उस समय कहा गया कि जल्द ही संशोधित विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अब 3 माह बीतने के बाद भी इसकी सुगबुगाहट तक नहीं है। ऐसे में प्रतियोगी खासे आहत हैं। प्रतियोगी मोर्चा ने इसे लेकर के 11 बिंदुओं का आवेदन तैयार करके चयन बोर्ड को रिसीव कराया है और इन्हीं मुद्दों पर 12 फरवरी को चयन बोर्ड के अध्यक्ष से उनकी वार्ता होनी है। इसमें पहला बिंदु संशोधित विज्ञापन जारी करने को लेकर के है। वहीं युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज करके तत्काल विज्ञापन जारी करने की मांग की है, जबकि टीजीटी प्रतियोगियों ने जीव विज्ञान 2016 की लिखित परीक्षा कराने का अनुरोध किया है। तो बहुत सारी जो मांगे हैं वो रखी हैं छात्र संगठनों ने, और सबसे बड़ी मांग और जो मुख्य मांग है वो है टीजीटी पीजीटी के संशोधित विज्ञापन को लेकर के। फिलहाल तदर्थ शिक्षकों को लेकर के इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो रुका हुआ है। तदर्थ शिक्षकों को किस तरीके से रियायत दी जाए, किस तरीके से उनके पदों को जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए, इसी को लेकर के मंथन चल रहा है और लगातार शासन स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। कुल मिलाकर के लब्बुलुबाब यही है कि जल्दी टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन आने के आसार नहीं है। अगली जो सूचना है यहाँ पर कि जिलों में शिक्षकों का स्कूल आवंटन आज से होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के उन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों का स्कूल आवंटन बुधवार से शुरू होगा जिनका अंतर जिला तबादला हुआ है। यह प्रक्रिया 12 फरवरी तक चलेगी। इन शिक्षकों को ऑनलाइन स्कूल आवंटन के निर्देश बीती 30 जनवरी को जारी किए जा चुके हैं। 21,695 शिक्षकों का एक से दूसरे जिले में तबादला किया गया है। अगली सूचना है टीईटी से पूर्व शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, मतलब बात हो रही है एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती की। लगातार समाचार पत्रों में ये सूचनाएं आ रही हैं कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों की जो भर्ती है वो बहुत जल्द आएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश से जो भी भर्तियों का विज्ञापन आना है उसमें सबसे पहले एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती आ सकती है, लेकिन अभी ये इस भर्ती के आने के चांसेस नहीं है, जल्दी चांसेस नहीं है। और ये सूचना तो समाचार पत्र में नहीं लिखी है। समाचार पत्र में तो यही लिखा कि बहुत जल्दी विज्ञापन आएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी एडेड जूनियर हाई स्कूल के विज्ञापन की जो प्रक्रिया है उसके लिए पूरा होना जरूरी है। जैसे पाठ्यक्रम इत्यादि की जो चर्चा है, अभी किस तरीके का पाठ्यक्रम होगा, क्या होगा, ये निर्धारित नहीं हो पाया है। जब ये निर्धारण हो जाएगा उसी के बाद में ही एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती आएगी। लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 1894 शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा यूपी टीईटी से पहले होने के आसार हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को दोनों ही परीक्षा करानी है। यूपी टीईटी के लिए प्राधिकारी की ओर से 2 बार प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन मंजूरी नहीं मिल सकी है। इस बीच हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले के क्रम में सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कार्यकारी निर्देश 18 जनवरी को जारी किए थे। सूत्रों की माने तो सरकार का जोर है कि पहले शिक्षक भर्ती कराने को लेकर के पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले यदि शासनादेश जारी हो गया तो अप्रैल या मई में परीक्षा कराई जा सकती है। परीक्षा संस्था ने कुछ बिंदुओं पर सरकार से मार्गदर्शन भी मांगा है। तो ये जो मार्गदर्शन वाली जो बात लिखी है ना, सबसे बड़ी बात यही है, और इसमें इतनी जल्दी सरकार ध्यान देती नहीं है। खासतौर से जो रोजगार से संबंधित जो मुद्दे हैं वो सरकार के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, इसलिए जो टीईटी के जो फाइल है वो फाइनल नहीं हो पाई है, वो रुक गई है। और एडेड जूनियर हाई स्कूलों के बारे में भी यही संभावना है। और इसी तरीके से दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है उसमें भी जो अंतिम अनुमोदन है वो सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। तो और बहुत जल्द जो चुनावों की सूचना है, पंचायत चुनाव की सूचना है, वो लागू हो जाएगी और उसके बाद में ये भर्ती लटक जाएगी। और जब पंचायत चुनाव हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, उसी के बाद में इस भर्ती पर फिर आगे निर्णय होगा। अगली जो कुछ सूचना है वो है यूपीएससी की। लिखा सिविल सेवा परीक्षा में उम्र में छूट नहीं देगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है यूपीएससी प्री, उसमें उम्र की छूट तो नहीं देगी।
और लिखा है कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह सिविल सेवा परीक्षा में उम्र छूट देने को तैयार नहीं है। सरकार हालांकि बीते अक्टूबर परीक्षा में अंतिम प्रयास वालों को एक और मौका देने के लिए अब भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद में अपना जो फैसला है वो सुरक्षित कर लिया है। लिखा जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि सरकार उम्र में किसी तरह की छूट देने में असमर्थ है, लेकिन अंतिम प्रयास परीक्षा देने वालों को एक और मौका दिया जा सकता है और यूपीएससी प्री का जो नोटिफिकेशन है वो आज जारी हो जाएगा। वहीं पर यूपीएससी को लेकर के अब संसद में भी संग्राम शुरू हो गया है। अब बात हो रही है लेटरल एंट्री की। पिछले 1-2 सालों से सरकार ने ये नियम बनाया है कि सरकार जिन पदों पर आईएएस की नियुक्ति होती थी, एक आईएएस कैडर के अधिकारी की नियुक्ति होती थी और काफ़ी प्रमोशन के बाद यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर जो भर्ती होती थी उस पद पर सरकार अब डायरेक्ट भर्ती करेगी एक साक्षात्कार के द्वारा। आप लोगों ने भी सुना होगा और उस पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो कर्मचारी हैं उनकी सरकार डायरेक्ट नियुक्ति करेगी। इससे होगा ये कि जो आईएएस के जो पद होते हैं, जो भर्तियों के, वो पदों की जो संख्या वो कम हो जाएगी। क्योंकि सरकार ने शुरुआत की है, आने वाली सरकारें इसको और बढ़ा सकती हैं। इन्होंने 20-30 की भर्ती की है, अगली सरकार 50-60 की करेगी, उसके बाद में जो अगली सरकार आएगी वो 100-200 की करेगी। इस तरीके से जो आईएएस की जो सीधी भर्तियां होती हैं परीक्षा के द्वारा, यूपीएससी प्री, मेंस और इंटरव्यू, इस प्रक्रिया में जो छात्रों का नुकसान होगा, जो कमज़ोर वर्ग के जो छात्र हैं वो जो सोचते हैं कि हम सीधे पढ़ाई करके एक ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाएंगे, उनका नुकसान होगा। और इसी का जो है अब विरोध हुआ है संसद में। लिखा है कि संसद में उठा यूपीएससी लेटरल एंट्री भर्ती पर सवाल, की गई ये मांग। लिखा कि यूपीएससी लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में सीधे संयुक्त सचिव के पद पर भर्ती का मामला मंगलवार को संसद में उठा। शून्यकाल में ही समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर सीधी नियुक्ति दिए जाने का मुद्दा उठाया। लिखा है कि उन्होंने कहा कि ऐसा होने से आईएएस अधिकारियों और सिविल सेवा के प्रतिभागियों में नाराजगी है। बात बिल्कुल जायज़ है और हम लोग देख भी रहे हैं कि आईएएस पदों की जो संख्या आती है नोटिफिकेशन में पिछले 2-3 सालों से, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीओ हो, सभी की जो पदों की संख्या वो लगातार कम होती जा रही है। अगर आईएएस की बात करें तो उसमें ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकार अब डायरेक्ट जो है वो भर्ती करने लगी है। आगे लिखा कि यादव ने यह भी दावा किया कि अब तक इस तरह की गई नियुक्तियों में आरक्षण व्यवस्था का ध्यान नहीं किया गया है और उन्होंने कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को इस संबंध में निर्देश दिए जाने की मांग की है। बात आरक्षण, ये उन्होंने लिखा हुआ है कि आरक्षण व्यवस्था का ध्यान नहीं किया गया, बात आरक्षण की नहीं है। अगर जो भी सरकार आएगी तो वो अपने ही सरकार में ऐसे बहुत सारे हर वर्ग के लोग अमीर हैं, उनकी डायरेक्ट नियुक्ति कर सकती है। जैसे कि वर्तमान सरकार है, अगर उसने किसी बड़े नेता के बेटे को यानी कि रामविलास पासवान के बेटे को डायरेक्ट आईएएस बना दिया या रामदास अठावले के जो बेटे या बेटी को डायरेक्ट आईएएस बना दिया, तो उससे तो वो बता देंगे कि आरक्षण को तो हमने पालन किया है और अपनी पार्टी के नेताओं को वो बना सकते हैं, उनके पुत्रों को बना सकते हैं डायरेक्ट आईएएस के जो बड़ा पद होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी का, जो एक प्रमोशन के बाद मिलता है, कमिश्नर रैंक का जो पद होता है, उस पद पर ये डायरेक्ट एंट्री करवा देंगी। तो नुकसान उसमें ये उन अभ्यर्थियों का होगा, यानी सभी कैटेगरी, चाहे वो सामान्य वर्ग के प्रतियोगी हों, चाहे वो ओबीसी के हों, चाहे वो एससी के हों, चाहे वो एसटी के हों। तो जिनकी पहुंच नहीं है सरकार तक, जिनकी पहुंच नहीं है ऊंचे वर्ग तक, अधिकारियों तक, उन विद्यार्थियों का, उन कमजोर वर्गों का, सभी का इस प्रक्रिया में नुकसान होगा। तो ये सोचने वाली बात है, सभी विद्यार्थियों को इसका विरोध करना चाहिए। और आगे लिखा कि गौरतलब है कि संघ लोक सेवा आयोग ने एक बार फिर से लेटरल एंट्री के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर भर्ती निकाली है। आमतौर पर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा, वन सेवा परीक्षा और अन्य केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा में चयनित अधिकारियों को कैरियर में लंबा अनुभव हासिल करने के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात किया जाता है। लेकिन लेटरल एंट्री से भर्ती हुए प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स को सीधा ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर मौका मिलेगा। तो ये निजी क्षेत्र का जो अनुभव हुआ वो लेने के लिए
इनकी नियुक्ति कर रही है। और यहाँ पर लिखा कि यूपीएससी ने विभिन्न सरकारी पदों में 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 27 डायरेक्टर लेवल के कुल 30 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। तो सामान्य रूप से जो आईएएस का प्रमोशन होता है इस पद पर, उस पर भर्ती होती है, इस तरीके से प्रमोशन में रुक जाएगा, यानी कि जो आईएएस कैडर के जो पद हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, जो प्रतियोगियों के माध्यम से या प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से जो पद भरे जाते हैं। नीचे लिखा कि इस भर्ती से प्राइवेट सेक्टर के 30 और विशेषज्ञों को सीधे नियुक्ति मिल जाएगी। यूपीएससी ने यह भर्ती 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर निकाली, फिर इसको आगे चल के बढ़ा सकती है और बढ़ाती रहेगी। यहाँ पर लिखा है कि इस भर्ती में कोई भी लिखित परीक्षा होगी नहीं और उम्मीदवार के आवेदनों के आधार पर उन्हें इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाएगा। उम्मीदवारों को इंटरव्यू के समय अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और इस भर्ती के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी आवेदन नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके की भर्ती सरकार पहले भी कर चुकी है। पिछले साल लिखा है कि इससे पहले जून 2018 में सीधी भर्ती के जरिए संयुक्त सचिव रैंक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसमें कुल 6077 लोगों ने आवेदन किए थे। स्टार्ट तो भाजपा की सरकार ने कर दिया है, अब इसको बंद करना मुश्किल होगा। आगे लिखा है कि एक पद के लिए 5146 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के बीच कड़ी स्पर्धा होने वाली है। इन प्रमुख परीक्षाओं में विधीक्षण अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 भी शामिल है। आयोग ने विधीक्षण अधिकारी के एक पद की भर्ती निकाली है। इसके लिए 5146 आवेदन हुए थे। मंगलवार को आयोग ने परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर दिया। इस पद के लिए 21 मार्च को परीक्षा कराई जाएगी। आगे पाठ्यक्रम के बारे में लिखा कि यूपीपीएससी के अनुसार विधीक्षण अधिकारी परीक्षा 2020 में 300 अंकों के लिए 120 प्रश्न आएंगे। इसमें 80 विधि और 40 प्रश्न समान अध्ययन के होंगे। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो स्पेशल परीक्षा चाहे जो भी हो, उसमें जीएस के जो प्रश्न है वो हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती आई थी और एलटी जीआईसी में तो जोड़ ही दिया गया है जीएस, इसलिए आप लोग जीएस को भी पढ़ते रहें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की छोटी छोटी सूचनाएं बहुत सारे समाचार पत्रों में दी हुई। जैसे जीजीआईसी प्रवक्ता के लिए इंटरव्यू 18 तारीख से होगा। राजकीय महिला इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पदों की भर्ती के लिए जो साक्षात्कार की जो डेट है वो घोषित कर दी गई है और 3 साल पुराना इसका विज्ञापन है। 17 फरवरी से इसका जो साक्षात्कार है वो शुरू हो जाएगा। अगली सूचना भी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी भर्ती की। लिखा है अब महिला अभ्यर्थियों की फाइलें आयोग में अटकी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान में महिला वर्ग की चयनित अभ्यर्थियों को छोड़ करके बाकी सभी विषयों की जो चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें हैं वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भेजी जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछली बार 5 फरवरी को सामाजिक विज्ञान पुरुष की जो फाइलें हैं वो निदेशालय को भेज दी थी। और नीचे लिखा है कि इस बारे में आयोग की मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव का कहना है कि सामाजिक विज्ञान महिला वर्ग की जो फाइलें वो लगभग तैयार हैं, जल्दी ही निदेशालय को भेज दी जाएंगी। अगली सूचना है उत्तराखंड से आई स्टाफ नर्स की भर्ती की। 1238 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। और नीचे लिखा हुआ कि उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद ने राज्य के चिकित्सा विभाग में उपचारिका स्टाफ नर्स के 1238 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। परिषद ने अपने भर्ती नोटिफिकेशन में कहा कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी की प्रभावी रोकथाम के लिए स्टाफ नर्स के पदों पर सीधी भर्ती के लिए परिषद को परीक्षा एजेंसी के तौर पर नामित किया है। कुल रिक्तियों की संख्या 1238 है, जिसमें से 20% पद पुरुष के लिए हैं और इन पदों के लिए 5 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। वेबसाइट देख लीजिए ubter.in या ubtersn.in, यहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है आरक्षण की बदलाव की। उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था यानी अध्यापक संवर्ग में आरक्षण विधेयक 2021 कैबिनेट से कल मंजूर हो गया। अब जो आरक्षण के जो नियम है वो बदल जाएंगे। लिखा है राज्य सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्था विधेयक 2021 को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए प्रत्येक राजकीय विश्वविद्यालय को अलग यूनिट मान करके आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। इसकी मांग चल रही थी बहुत दिनों से। इसी तरह सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को प्रत्येक को अलग अलग यूनिट मान करके आरक्षण निर्धारित किया जाएगा, जबकि सभी राजकीय महाविद्यालयों को एक यूनिट मानते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारित किए जाएंगे। इस विधेयक को मंजूरी केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं अधिनियम 2019 के अनुसार दी गई है। विधानमंडल के बजट में इस सत्र में विधेयक दोनों सदनों में रखा जाएगा। असल में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर आरक्षण जो आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं, जो अध्यापक हैं, उनका प्रतिनिधित्व बहुत ही कम था। इसको लेकर के मांग की गई थी कि जो नियमावली है उसमें बदलाव किया जाए, यानी कि पहले जो नियम था कि एक फैकल्टी को एक यूनिट माना जाता था और उसमें मिनिमम जो अध्यापक
शिक्षकों की जो कमी है, जो पद हैं वो होने चाहिए थे, तभी आरक्षण लागू होने का नियम था। तो इसमें जो अध्यापक थे, जो विद्यार्थी थे, जो भी लोग थे जो मांग कर रहे थे, उनकी मांग को मान लिया गया और पूरे के पूरे महाविद्यालय को ही एक यूनिट माना गया है और उस हिसाब से अब एक महाविद्यालय में आरक्षण दिया जाएगा। दो चीज़ें हैं जिनको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि जो राजकीय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं उसमें उनको एक यूनिट माना गया है, सभी राजकीय महाविद्यालयों को एक यूनिट माना गया है। और जो सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं उनको, हर महाविद्यालय को जो कॉलेज होते हैं उनको अलग अलग यूनिट माना गया है। तो अब उस यूनिट के अनुसार वहाँ पर 27%, 21%, 2% और 10% इस तरीके से जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।